अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। जुमेक्सा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस एमसीक्यूज़ के बारे में। तो ये साइंस एमसीक्यू सीरीज़ है जिसके थ्रू हम लोग साइंस को रिवाइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है, डिटेल सवाल है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, यू कैन फॉलो मी। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज़ को भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है कंपाउंड नॉट प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द मैच स्टिक। जो माचिस की तीली होती है उसकी टिप पर जो केमिकल्स लगे होते हैं जिसकी वजह से वो जलती है, इन चार केमिकल्स में से कौन सा उसमें नहीं होता। तो पहले केमिकल का नाम है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, सेकेंड केमिकल है पोटेशियम क्लोरेट, थर्ड केमिकल है रेड फॉस्फोरस और फोर्थ केमिकल है सोडियम सल्फेट। तो इन चारों केमिकल्स में से कौन सा जो है केमिकल प्रेजेंट नहीं होता है। तो सवाल में नहीं पूछा गया है कौन से केमिकल प्रेजेंट नहीं होते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं। कौन सा केमिकल मैचस्टिक पे प्रेजेंट होता है इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इन आवर एनसीईआरटी सीरीज। तो हमने एनसीईआरटी के लेक्चर में पढ़ा था, ये इस एनसीईआरटी का पार्ट है। तो अगर आप बात करते हैं एंटीमनी सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड प्रेजेंट होता है, यस एंटीमनी सल्फाइड इज प्रेजेंट। पोटेशियम क्लोरेट क्या प्रेजेंट होता है बताइए। रेड फॉस्फोरस क्या प्रेजेंट होता है, क्या सोडियम सल्फेट प्रेजेंट होता है बताइए इसका राइट जवाब। तो इसका जो राइट जवाब है इसमें आएगा सी एंड डी जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो टिप जो होती है मैचस्टिक की उसके अंदर क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है एंड पोटेशियम क्लोरेट होता है, और साथ में एक चीज़ और प्रेजेंट होती है वाइट फॉस्फोरस। ओके, तो तीन चीज़ें प्रेजेंट होती है जो कि आपको याद रखनी है जो मैचस्टिक के अंदर होती है। तो अगर जो होती है आप उसे याद रखिएगा। अगर कुछ और केमिकल दिया हुआ है तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये केमिकल प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, क्लोरेट होता है, और वाइट फॉस्फोरस होता है। ऑप्शन में क्या दिया गया था, ऑप्शन में दिया गया था रेड फॉस्फोरस। ये देखिए रेड फॉस्फोरस दिया था। तो अगर आप सी को एलिमिनेट करते तो सी ओनली भी हो सकता था, लेकिन सी एंड डी इज द राइट आंसर। सोडियम सल्फेट भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो यू कैन टोटली रीड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द पीडीएफ, आप इसको देख सकते हैं। मैचस्टिक जो होती है उसके अगर आप कारण पूछते हैं कि वो कैसे किस तरीके से उसका जो टेम्परेचर है वो अचीव होता है जिसपे कि वो केमिकल्स जल पाते हैं, तो उसका कारण होता है फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है। हीट ऑफ फ्रिक्शन इज द रीज़न जिसकी वजह से मैचस्टिक जल पाती है। तो क्या होता है, जब हम रफ सरफेस के ऊपर उसको रब करते हैं तो वाइट फॉस्फोरस जो होता है दैट इज इग्नाइटेड। वाइट फॉस्फोरस जो होता है इसमें तीन केमिकल होंगे, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस। तो जब हम उसको फ्रिक्शन देते हैं तो क्या प्रेजेंट, क्या ज्वलनशील हो जाता है, तो फ्रिक्शन देने से हो जाता है वाइट फॉस्फोरस जल उठता है जिसकी वजह से मैचस्टिक चलती है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन रीड फ्रॉम द पीडीएफ, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपसे पीडीएफ शेयर करूँगी। अगला जो सवाल है इस सेट का आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सिस्मोग्राफ के बारे में। तो सिस्मोग्राफ जो होता है यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। सिस्मोग्राफ जो होते हैं वो उसमें क्या मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बहुत ही आसान सवाल, आप में से सभी को इसका जवाब पता होगा। तो सिस्मोग्राफ जो है इस क्वेश्चन को रखने का मतलब भी यही होता है कि इस तरीके के सवाल जो है आपको आपके स्टेट पीसीएस में देखने को मिलते हैं और बाकी के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चार चीज़ें दी गई हैं, टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक इंटेंसिटी, टू मेजर द स्पीड ऑफ अ मूविंग व्हीकल, टू द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड ग्राफ शोइंग साइक्लोन इंटेंसिटी। तो ये बहुत आसान है, आप सभी को मालूम है, ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने वाला जो है ग्राफ है। ओके, तो ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो जो ट्रेमर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करता है वो उसको मेजर करता है सिस्मोग्राफ, उसको रीड करता है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है जिससे कि समझ में आता है कि जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। एक चीज़ जो आपको यहाँ पर नोट्स में आपको मैंने दी हुई है उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि जो रिक्टर स्केल होता है, सिस्मोग्राफ तो रिकॉर्ड करता है, उसको एक स्केल होता है जिससे हम नापते हैं, तो जो उसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। तो रिक्टर स्केल में क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है 1 से लेके 10 तक जो है स्केल जाता है। तो वो जो है इसमें आपको जो समझने की बात ये है कि ये जो है एक लीनियर स्केल नहीं है। क्या नहीं है, ये रिक्टर स्केल कोई लीनियर स्केल नहीं है। मतलब कहने का ये है कि एक अगर आया है रिक्टर स्केल पर तो अगर 2 होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि डबल होगी उसकी इंटेंसिटी, ऐसा नहीं होगा।
जब 4 से हम अगर 6 पे जाते हैं, इंक्रीज ऑफ 2 मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1000 टाइम्स जो है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। रिक्टर स्केल जो है लीनियर स्केल नहीं है, जैसे 1 के बाद 2 आता है तो हमें क्या लगता है फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, तो पहला स्टेप दूसरे स्टेप से इतना अलग होगा, इतना बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी जो इंटेंसिटी है वो 1000 टाइम बढ़ जाती है जब 4 से 6 में होता है। मतलब 2 अगर स्केल पे जंप कर रहा है तो 1000 टाइम की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। सो दिस यू शुड नो कि रिक्टर स्केल जो होता है दैट इज नॉट अ लीनियर स्केल। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि माइक्रोब्स जो होते हैं आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन सी जो स्टेटमेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, जब आप सवाल सॉल्व करते हैं ना, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं, या फिर जब आप रियल एग्जाम में बैठते हैं, तो आप जो है ये वाले स्टेटमेंट्स को हमेशा सर्कल कर लिया करो कि इसमें इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा, क्योंकि कई बार एंजाइटी की वजह से क्या होता है, पूछा गया इनकरेक्ट, आप करेक्ट को ऑप्शन में, और ऑप्शन में करेक्ट भी रहेगा, तो आप ऑप्शन में करेक्ट करके आके सिली मिस्टेक्स करते हो। तो यू आर नॉट सपोज टू डू द सिली मिस्टेक्स। आपको करेक्ट है या इनकरेक्ट है, नॉट पूछा है या जो चीज़ प्रेजेंट है वो पूछा है, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एंटीबायोटिक्स आर द बेस्ट फॉर क्योरिंग कोल्ड एंड फ्लू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पहली बात दी गई है कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बेस्ट क्योर करती हैं किस चीज़ का, कोल्ड का एंड फ्लू का। दूसरा है एंथ्रेक्स जो है डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस टू किल ऑल माइक्रोब्स इन मिल्क। और चौथा दिया गया है स्टेटमेंट सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज अ प्रिजर्वेटिव। तो ये 4 स्टेटमेंट है। आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट, जो कोई भी इस मेरी लेक्चर सीरीज को आप जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप इसे पॉज कर लीजिए और सोचिए कि चारों स्टेटमेंट्स को पढ़िए और बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। अगर आप रनिंग में देखेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, वो पॉज करिए इसको और सोचिए। तो आप जो पहला स्टेटमेंट देखिए, एंटीबायोटिक्स आर बेस्ट फॉर क्यूरिंग कोल्ड एंड फ्लू। जब मैं आपको चैप्टर्स पढ़ा रही थी एनसीईआरटी के, और या फिर जब मैं आपको टेस्ट सीरीज भी, मतलब एमसीक्यू सीरीज भी डिस्कस करती हूँ, तो मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं दे आर बैक्टीरिसिडल और बैक्टीरीस्टैटिक, मतलब बैक्टीरियाज के ऊपर काम करने वाली जो ड्रग्स होती है उनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। वो वायरस के ऊपर काम नहीं करती। अगर फ्लू में बेस्ट क्योर नहीं है, बेस्ट क्योर फ्लू का एंटीबायोटिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लू जो हो रहा है वो वायरस से हो रहा है। कॉमन फ्लू जो कोल्ड होता है वो वायरल डिजीज़ है, इसलिए एंटीबायोटिक्स उसमें काम नहीं करती। इसीलिए बोला जाता है कि आपको 3 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे ठीक होने में। अगर आप कोई भी दवाई नहीं लेते, अगर आप कोई एंटीबायोटिक भी नहीं ले रहे हैं, तो भी वो सेल्फ लिमिटिंग होगा, वायरस का नंबर बढ़ेगा और फिर डिक्रीज होगा आपकी इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग, आपकी जो खुद की बॉडी की इम्यूनिटी है उसी के अकॉर्डिंग। अगर आप इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक बहुत अच्छा लेक्चर आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा अबाउट इम्यूनिटी, यू कैन सर्च। तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पर कॉमन कोल्ड और फ्लू, यही स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो एक यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो देखिए ए इनकरेक्ट तो दिया हुआ है इसमें। बी स्टेटमेंट देखिए एंथ्रेक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो एंथ्रेक्स जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है। बाकी सारी जो स्टेटमेंट ठीक है। पास्चराइजेशन से क्या होता है, माइक्रोब्स किल हो जाते हैं मिल्क के अंदर। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है बहुत न्यूज़ में रहा था, ये क्या है, ये एक तरीके का प्रिजर्वेटिव है। तो इसका सही जवाब क्या बना, इसका सही जवाब बना ओनली ए इज इनकरेक्ट, राइट, ओनली ए इज इनकरेक्ट। क्यों है इनकरेक्ट, क्योंकि एंटीबॉडीज जो होती है, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरियाज को मारने के लिए काम आती है, ना कि वायरस के ऊपर काम करती है। तो ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा बाद में। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल जो हमारी स्क्रीन पर हमको दिख रहा है उसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन इज इनकरेक्ट। रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी इसमें से इनकरेक्ट है अबाउट रिप्रोडक्शन। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि लार्जेस्ट नोन सेल इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो एक लार्जेस्ट नोन सेल है, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड वाज अ शीप। पहला कौन सा, हमने भी जनरल साइंस की बुक में पढ़ते हैं कि पहला कौन सा जो एनिमल को क्लोन किया गया, दैट वाज अ शीप। शीप क्या होता है, मैमल है, यस, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। थर्ड है प्लैटिपस इज नॉट ओनली मैमल दैट इज ओविपेरस। अब आपने, मैं बोलती हूँ आपको हमेशा एक्सेप्शंस को याद रखना है। तो एक्सेप्शंस में मैंने आपको लर्न करवाया था प्लैटिपस के बारे में। तो प्लैटिपस के साथ में ये बोल रहा है कि प्लैटिपस इज नॉट द ओनली मैमल। क्या एक्सेप्शंस में प्लैटिपस ही एक ऐसा एनिमल है जो कि मैमल होने के साथ साथ भी एग्स ले करता है, या कोई और भी है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, आई मीन
ओके, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, टेस्ट ट्यूब बेबीज कैन बी कॉल्ड ओवीपेरस एज दे आर रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये, फर्टिलाइजेशन। ओके, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो वो बिल्कुल करेक्ट मिलेगा, राइट। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये। तो बताइए इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लार्जेस्ट नोन एग ऑस्ट्रिच एग है, जो देखिए आप ये जानते हैं एग जो होता है एक सिंगल सेल होता है, तो सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। शीप जो है पहला मैमल था। प्लैटिपस जो है इज नॉट द ओनली मैमल, तो कोई और मैमल भी है ऐसा, ये एकदम सही बात है। और फोर्थ स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत अच्छा सवाल, बहुत सारी चीज़ें एक ही सवाल में पूछी गई है। इतना बड़े 4 स्टेटमेंट हैं, 4 स्टेटमेंट में आपसे इतने सारे कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, 4 कॉन्सेप्ट आपसे पूछे गए हैं। जिसको ये चारों कॉन्सेप्ट पता होंगे वही इसको जवाब दे पाएगा। तो जो चौथा है, टेस्ट ट्यूब बेबीज जो होते हैं उनको ओवीपेरस नहीं कहते हैं, एज दे आर रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये इसका सही जवाब नहीं है, ठीक है। तो आप जो है बाकी की सारी एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रही बात प्लैटिपस के बारे में, तो प्लैटिपस कोई इकलौता ऐसा एनिमल नहीं है जो कि ओवीपेरस है, बट एक्टिडीना जो है, एक्टिडीना इज ऑल्सो अ मैमल जो कि एग्स को ले करता है। ये भी एक तरीके का ऐसा मैमल है जो एग्स देता है, यंग वंस को नहीं देता, राइट। तो ये भी एक एक्सेप्शन में आएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका, यू कैन टोटली रीड दैट। आखिरी सवाल इस सेट का यूपीपीसीएस के 2018 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, कि 4 तरीके के आपको इवेंट्स दिए गए हैं। पहला इवेंट है फर्स्ट रेप्टाइल, सेकेंड इवेंट है फर्स्ट इंसेक्ट, थर्ड इवेंट है शेल्ड एनिमल्स और फोर्थ इवेंट है फर्स्ट मैमल। तो ये बता रहा है कि आपसे पूछना चाहता है कि इसको आप अरेंज कर दीजिए, जो सबसे टॉप पे पहले कौन सी इवेंट हुई है, फिर कौन सी हुई है, फिर कौन सी हुई है, फिर कौन सी हुई है। तो आपको क्रोनोलॉजिकल टर्म्स में, मतलब क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस है उसमें अरेंज करना है। आपको ये बताना है कि सबसे पहले रेप्टाइल्स आए थे, कि सबसे पहले इंसेक्ट्स आए थे, कि फिर मैमल्स आए थे, कि एनिमल शेल्ड एनिमल्स आए थे। तो आपको ये अरेंज करना है। बताइए पहले इनमें से कौन सा आएगा। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए मैमल सबसे एडवांस है, सबसे लास्ट में आएगा, तो फोर्थ तो सबसे लास्ट में आएगा। देखिए 4 ऑप्शन में 4 सबसे लास्ट में दे रखा है, राइट। अब आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि रेप्टाइल्स आए थे, इंसेक्ट्स आए थे, या शेल्ड एनिमल्स आए थे। ओके, शेल्ड एनिमल जो शेल के अंदर रहने वाले एनिमल्स है। तो शेल के अंदर एनिमल्स कहाँ पे मिलते हैं हमको? जनरली ओशन के अंदर मिलते हैं। शंख मिलता है हमको, सीप मिलते हैं। हम देखते हैं ना, कभी आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो आपको सीप मिलती है, उसके अंदर एनिमल्स रहते हैं। तो शेल्ड एनिमल्स जो है वो सबसे पहले ओशन के अंदर बने थे। तो फर्स्ट आएगा शेल्ड एनिमल, 3 सबसे पहले आएगा। तो देखिए अगर आपको इतना भी पता है 3 सबसे पहले आएगा, मैमल सबसे लास्ट में आएगा, तो भी आप करेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन को। बट शेल्ड एनिमल्स के बाद आते हैं इंसेक्ट्स, फर्स्ट इंसेक्ट्स, फिर रेप्टाइल्स आते हैं और एडवांस। तो ये जो था ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस था। कहाँ से उठाया गया सवाल है? ऑफ कोर्स एनसीईआरटी का सवाल है। सारे के सारे एनसीईआरटी के सवाल है। यूपी पीसीएस एनसीईआरटी से पूछता है, बिहार पीसीएस एनसीईआरटी से पूछता है, एमपी पीसीएस एनसीईआरटी से पूछता है, हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, यू जस्ट नेम एनी पीसीएस, सारे के सारे लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टैटिक पोर्शन के सवाल एनसीईआरटी से ही पूछते हैं। जो दूसरा पोर्शन बचता है दैट इज द करंट अफेयर्स पोर्शन, उसको आपको थोड़ा सा अपडेट करना होता है। 1-2 सवाल जो है करंट अफेयर्स से भी आते हैं, बट मेजॉरिटी पोर्शन इज फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन। सो आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। सो दैट्स इट, ये इस सेट के कुछ सवाल थे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आप अपने बाकी के फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। हम आपकी डिमांड पे मैं बहुत अच्छे सीरीज़ जो आप चाहते हैं वो लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।